अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाजरीन, हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ नारेवा सलूक की एक पुरानी तारीख है। कभी हिंदुत्व के ज़ेरे असर सोच से हज़ारों लोगों को शहीद करवा दिया जाता है तो कभी रियासती जबर के ज़ोर पर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मजहबी रसूमात पर पाबंदी लगा दी जाती है। गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 73 बरस से हिंदुस्तानी तसल्लुत का शिकार ये इलाका, जहाँ लाखों लोगों को शहीद कर दिया गया है। 10 लाख के लगभग भारतीय फौजी मौजूद हैं, लेकिन कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी न थमा है, न ही कभी थमेगा। लेकिन नाम नेहाद जमहूरियत के अलमबरदार हिंदुत्व साम्राज्य ने कश्मीरी मुसलमानों में फ़िरका वारियत को हवा देकर मुसलमान कश्मीरियों को तकसीम करने की नई हिकमत अमली अपनाई है। और इसी हिकमत अमली के तहत पहले शिया मुसलमानों को आशूर के जुलूस निकालने की मंजूरी दी गई, वो भी 30 साल बाद, और फिर उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया। और दूसरी जानिब शिया सुन्नी फसादात की नीयत से जुलूस के रास्तों का रुख मोड़ने की कोशिश की गई ताकि दो तरफा मसाइल पैदा किए जा सकें। क्योंकि बाकी तमाम चीज़ों पर कोरोना का बहाना बनाकर लॉकडाउन लगा दिया गया, जिस पर शिया मुसलमान कश्मीरियों ने इसे फ़िरका वाराना फसादात पर तकसीम का एक ज़रिया करार दिया ताकि सुन्नी मुसलमानों में ये तासुर जा सके कि शिया हिंदुस्तानी हुकूमत के मंजूर नसर हैं। और इस चाल को परखते हुए कश्मीरी शिया मुसलमानों ने हिंदुस्तानी साम्राज्य की घिनौनी चाल और बदतर सियासत को रद्द कर दिया है। शिया हो या सुन्नी, कश्मीरी मुसलमान सब के सब एक हैं। इनमें फूट डलवाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये फूट डलवाने में भारत आया कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी पे बात करने के लिए हमने राबिता किया है इरशाद महमूद साहब से, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू सो मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। सर, ये फरमाइएगा, पहले तो मैं चाहूँगी, आप चूँकि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, बड़ी अच्छी तरह से भारत की जो इस तरह की चालें हैं, जो साजिशें हैं, उनको समझते हैं। सर, ये फरमा दीजिएगा कि हिंदुस्तानी साम्राज्य की ये जो अक़लियत दुश्मनी है, इसकी तारीख क्या है? इससे पहले कहाँ कहाँ इस तरह के वाक़यात जो हैं वो गढ़ने की, इस तरह के मामलात क्रिएट करने की कोशिश की जा चुकी है, और अब आप समझते हैं कि ये जो नई साजिश है इसमें कामयाब हो जाएगा भारत? देखिए, कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो बहुत पीसफुल भी हैं और वहाँ जो है बहुत कम इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि जब शिया सुन्नी फसादात हुए हों। लोगों में बहुत हारमोनी रहती है, आपस में हम आहंगी रहती है, और कश्मीर में इस तरह के वाक़यात का कोई तसव्वुर भी नहीं कि वहाँ कोई जो ऐसे फसादात हो सके या आपस में खलीज पैदा हो, बल्कि लोगों की इंटर मैरिजेस भी हैं। तो इंडिया की तरफ से इस तरह के इक़दामात किए जाते रहे हैं, माज़ी में भी, अब भी किए जा रहे हैं, ताकि कम्युनिटीज़ को और वहाँ के ख़ास तौर पे मुसलमानों को तक़सीम किया जाए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जो जी। कारगिल है उसमें शिया मुसलमानों की बहुत भारी अक्सरियत है। उनको भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद, आपके इल्म में होगा कि उन्हें एक स्पेशल स्टेटस दिया था, लद्दाख को अलग उन्होंने कर दिया था कश्मीर से। लेकिन इसके बावजूद जो कारगिल के मुसलमान हैं उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई है और इस चीज़ को रद्द किया है। उन्होंने यूनियन टेरिटरी का जो उसको बनाया था, और उन्होंने कहा कि हमें कश्मीरी मुसलमानों के साथ, वैली के साथ हमें होना चाहिए। हालाँकि वैली जो है वो सुन्नी अक्सरियत का इलाका है। तो इस तरह के पहले भी हमने देखा है, कभी वो ये कहते हैं कि जी गुज्जर जो हैं उनको ख़ास तौर पे अलग से कुछ स्टेटस दिया जाएगा, हालाँकि गुज्जर भी मुसलमान हैं। और ये तक़सीम करो और हुकूमत करो की जो पॉलिसी है, आपको पता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती हैं, पुरानी है। साम्राज्य जो भी होता है या जो भी काबिज़ अफ़वाज ममालिक होते हैं वो इस तरह का करते रहते हैं। कश्मीर में भी ऐसा बहुत बार किया गया, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। कश्मीर में आपके इल्म में होगा कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, सियासी अवेयरनेस है, और फिर बिल्कुल। पिछले 30 साल से कश्मीरी जिस तरह के मसाइब का सामना कर रहे हैं, तो वो इस तरह की चालों को बाखूबी समझते हैं, उनको अच्छी तरह इदराक है, और वह ऐसे हरबों को ना उन्होंने पहले कामयाब होने दिया, ना आइंदा कामयाब होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कश्मीर के मुसलमान आपस में जो उनका अताअत है, इत्तेफ़ाक है, उख़्वत का जो रिश्ता है, उसको वो बरकरार रखेंगे। ठीक है, इरशाद महमूद साहब, आपने कहा कि कश्मीरी मुसलमान इस तरह की साजिशों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पहले भी उन्होंने इनका मुकाबला किया है, लेकिन इसमें भारत को कोई कामयाबी नहीं मिलने दी है। कुछ आप फरमा दीजिएगा कि आलमी बरादरी भी तो इदराक रखती है, आलमी बरादरी को भी मालूम है कि जो अक़लियतें इस वक्त भारत के अंदर हैं उनके साथ क्या रवैया रखा जा रहा है, और साथ ही साथ जो मज़ालिम मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो फिर वजह क्या है, क्यों अक़वाम आलम खामोश है इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद? सर, देखिए, अक़वाम आलम के बहुत सारे मसाइल हैं।
हालांकि वेस्ट खास तौर पे कहता है कि जी हम जो है वो वैल्यू ड्रिवन सोसाइटी हैं। अभी आप मैं कल किसी से बात कर रहा था कि अगर यही अली गिलानी साहब जिनकी चंद दिन पहले आपको बताया रहलत हुई है, अगर वो दुनिया के किसी और मुल्क में होते तो 28-29 साल उन्होंने जेल जेल में गुजारे। नेल्सन मंडेला ने 26-27 साल गुजारे। तो उन्हें दुनिया ने इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया, रोमांटिसाइज किया। अगर गिलानी साहब किसी और जगह होते तो उनको भी बहुत बड़े हीरो का दर्जा दिया जाता और बड़े बड़े जो True. अखबार आते टाइम उनके फ्रंट पेज पे छपते। तो ये मुसलमानों के साथ एक ख़ास मगरब का तर्ज अमल है, और ख़ास तौर पे कश्मीरियों के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। मैं इसको कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तहस्सुब पे मबनी एक रवैया है जो उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उस मार्केट का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर ये जो एक नई दुनिया में एक जंग का जो माहौल है, सब जंग का, उसमें भी फिर इंडिया उनका अलाई हो जाता है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, चाहे वो मगरब में हों या मशरक़ में हों, उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी लिखा है। इंडिया में जो मुसलमानों पे बीतती है, जो गुजरती है, उस पर भी वो बात करते रहे हैं। बेशुमार जो हैं आज़ाद इदारे जो हैं, वो भी इस पर बात कर रहे हैं। अमेरिका के भी कुछ इदारों ने, ख़ासतौर पर जो रिलीजियस फ्रीडम से मुतल्लिक़ है, उन्होंने इन इशूज़ को उठाया है और ये उठाते रहेंगे। लेकिन चूँकि आपको पता है कि पॉलिटिकल जो तनाज़ात हैं, उनमें जब बाहम मुल्कों की आपस में एक तकसीम सी हो जाती है, तो जी। वो फिर कश्मीर जैसे तनाज़ात जो हैं, जो खालिस्तन इंसानी हुकूक के मामलात भी हैं और जिसमें आलमी बरादरी की कमिटमेंट भी हैं, वो पस मंज़र में चले जाते हैं, और सियासी मफादात, माशी मफादात और सफारती जो है ताल्लुकात, वो तरजीह पाते हैं। ठीक है, भारत चूँकि एक बड़ी मार्केट है, इसलिए भी आलमी बरादरी जो है वो कहीं न कहीं चुप साध लेती है, जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है या जो कुछ मकबूज़ा कश्मीर के अंदर हो रहा है। लेकिन सर कुछ ये बता सकते हैं आप कि आखिर वजह क्या है? भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाता है, क्यों अक़लियतों को साथ लेकर नहीं चलना चाहता है? क्या ये वही वजह है जिसका बार-बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़िक्र करते हैं, हिंदुत्वा नज़रिया जो है कि सिर्फ़ ये हिंदुस्तान जो है ये हिंदुओं के लिए बना है, यहाँ सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, या आपको लगता है कि कोई और ऐसी चीज़ है जो भारत की इस बौखलाहट का बायस बन रही है? देखिए, एक हिंदू राष्ट्रीय का एक नारा है जो आरएसएस का है, और वो आज का नहीं है। कोई 1925 के ज़माने से वो ये हुँ। लेके चल रहे हैं, एक सदी से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अब कुछ जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं 2015 से, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने इसको लेके आगे चल 2013 से वो इसको लेके चलना शुरू हो गए। अभी 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल गई है, वो अपने कवानीन में भी चेंज कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ भी उनका बड़ा ताज्जुब के ऊपर मबनी रवैया है। बंगाल में आपने देखा होगा, बंगाली मुसलमान जो उनके हिंदुस्तान का जो बंगाल है उसमें रहते हैं, उनके साथ फिर आसाम के मुसलमानों के लिए कहा गया कि इनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उनके लिए सेटलर कॉलोनीज़ की बात भी की गई कि इनको दोबारा हम बांग्लादेश भेजेंगे, या इनके जो जिन लोगों के और फोर इरशाद फादर्स। साहब, सॉरी टू कट यू, जो अपने ही इनके हिंदू हैं लेकिन वो निचली ज़ात से हैं, उनके साथ भी तो ऐसा ही ज़ुल्म है, ऐसा ही रवैया है इनका? देखिए, बेसिकली हिंदुस्तान जो है वो एक क्लास बेस्ड सोसाइटी है। ब्राह्मण जो हैं वो जो 10% के लगभग हैं, वो एक मेजॉरिटी हैं। वही रूलिंग क्लास है, वही अपर क्लास है, वही बिल्कुल। पैसे वाली क्लास भी है, वही बिजनेस और ट्रेड और सियासत पे भी वही काबज़ है। सियासी पार्टियां भी वही चलाती है और कारोबारी कंपनीज भी वही चलाती है। आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को देखें तो मोस्टली जो हैं वो इसी तरह के अपर क्लास की, और अपर क्लास एक दूसरे का जो जिसको हम उर्दू में कहते हैं अशराफिया, वो एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करती है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है। तो जो निचली क्लासें हिंदुस्तान के अंदर जो हैं, ख़ास तौर पे जो ज़्यादा निचली क्लासें हैं, वो बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं, और उनके साथ आए रोज़ हिंदुस्तान के अपने प्रेस में भी छपता रहता है कि बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। उन्हें इंसानियत का जो मर्तबा है उस पे फ़ाइज़ नहीं होने दिया जाता। उसकी वजह से पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि पिछले 5-7 साल में जितना बुरा ट्रीटमेंट हिंदुस्तान को इंटरनेशनल प्रेस ने दिया, इतना माजी में पिछले 70 साल में कभी नहीं दिया था। और बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपोज हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने जा रहा है। और जिस तरीके से, चूंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, वो ज़माना नहीं रहा कि जब चीज़ें छप जाती थी और बहुत देर तक दुनिया को खबर नहीं होती थी। अब जो भी वाक़यात होते हैं वो बहुत जल्द जो है सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। तो इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज था, जो इमेज वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री ने और कल्चर ने और इस तरह की चीज़ों ने पैदा किया था,
वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधलाता जा रहा है और उसकी जगह एक इनटॉलरेंट इंडिया का फेस चेहरा जो है बहुत नुमाया हो रहा है। आपने सुना होगा कि इकोनॉमिस्ट ने कुछ अर्सा पहले इनटॉलरेंट इंडिया के नाम से अपना टाइटल भी छापा था। तो इससे आप बिल्कुल अंदाजा जी। करें कि वो इकोनॉमिस्ट जो इंडिया को राइजिंग और शाइनिंग का करता था, वो अब उसको इनटॉलरेंट कहता। तो ये सारा एक सफ़र जो है इंडिया ने किया है, और मैं समझता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली न लाई और वो इसी रवैये पे कायम रहे, तो बहुत जल्द जो है वो आप देखेंगे कि वो दुनिया भर में हिंदुस्तान बेनकाब भी हो जाएगा, और उसका जो फेस हकीकी चेहरा वो दुनिया के सामने आएगा। सही और है इरशाद मुसलमानों साहब, के आपने बिल्कुल अंदर बजा भी फरमाया कि ये जो शाइनिंग इंडिया का एक सॉफ्ट इमेज समाज है ये हमें अब बहुत ज़्यादा धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा एफर्ट्स पाकिस्तान को और दीगर जो ममालिक हैं ख़ास तौर पर कश्मीरियों की हिमायत में ऐसी करनी होगी कि धुंधलाता हुआ जो इमेज है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो मकरू चेहरा है भारत का वो पूरी दुनिया के सामने आ सके। बहरहाल जी, इरशाद महमूद साहब, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपने हमें हमारे शो में ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में अमेरिका की, जहां 9/11 हमलों को 2 दहाइयाँ बीत चुकी हैं। आपको बताएं कि इन हमलों के बाद अमेरिका ने 20 साल की तवील तरीन जंग लड़ी है। जंग के नताइज क्या हैं वो सब आपके सामने है, लेकिन 9/11 के 102 मिनट ने अमेरिका और दुनिया की पूरी तारीख का धारा बदल कर रख दिया था। अमेरिका ने इन हमलों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की, लेकिन 20 बरस कबल सितंबर की 11 तारीख को अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। 9/11 हमले ने अगर ये कहा जाए कि दुनिया ही की तारीख बदल कर रख दी, तो ऐसा बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। 9/11 के बाद अमेरिका ने दहशतगर्दी की जंग पर 8 खरब डॉलर्स खर्च किए हैं। नाज़रीन, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 9 लाख से ज़्यादा लोग मारे भी गए हैं। सिर्फ जानी ही नहीं, माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। 9/11 के हमले के बाद दहशतगर्दी की जंग सिर्फ इन्हीं ममालिक में नहीं है जहाँ पर ये छिड़ी थी, बल्कि दूसरे जो ममालिक हैं, आसपास के जो ममालिक हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। और ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त आता है, जहाँ 70,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी गई। नाज़रीन, अमेरिका ने 20 साल तवील जंग का इख्तिताम किया और अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर लिया, जबकि इस साल के आखिर तक इराक से भी अमरीकी फ़ौजें निकल जाएंगी, इस बात का कवी इम्कान है। 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान जंग पर अमेरिका ने 2 खरब डॉलर से ज़्यादा की रकम खर्च की है। अमेरिका ने शाम और इराक जंग पर 2.1 खरब डॉलर्स खर्च किए हैं, लेकिन अगर इन तमाम ममालिक पर नज़र दौड़ा ली जाए, इन तमाम नुकसानात की बात कर ली जाए, तो उसका जो फ़ायदा है अमेरिका को वो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि उल्टा दिखाई ये दे रहा है कि जो सुपर पावर होने की अमेरिका दावा करता था, उस दावे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। क्या इस नुकसान का कोई इजाला अब अमेरिका के लिए मुमकिन है? और किस तरह से अब जब 9/11 को तकरीबन 21 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, इस 1 मिनट और 2 सेकंड के इस वाक़ये को जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल कर रख दी है, इस पर हम बात करेंगे। IR एक्सपर्ट डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, इसीलिए हमने उनको ज़हमत दी है। डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। सर, ये फरमा दीजिएगा कि अमेरिका ने जब ये वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू की आज से तकरीबन 21 साल पहले, जब इन तमाम ममालिक को जिनका हमने जिक्र किया अभी अपनी ओपनिंग में, इनको निशाना बनाया, तो आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका पाना चाह रहा था कहीं ना कहीं किसी हद तक कुछ ना कुछ उसने पाया, या आपको लगता है कि नहीं, ऑल इन वेन, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सबका सब जो है वो खोया ही है अमेरिका ने? ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक अमेरिका की जंग का ताल्लुक है दहशतगर्दी के खिलाफ, हम भी उसका हिस्सा रहे, तो अगर हम ये कहें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बिल्कुल नाकाम हुई है, तो फिर हमें भी इस सारी इक्वेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर हम गैर जानिबदाराना तरीके से अमेरिका की इन कोशिशों का जायजा लें, तो हमें मालूम होता है कि 2014 से स्पेसिफिकली बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के वाक़यात में एक बतदरीज हमें कमी देखने को मिली है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। 2001 से लेकर 2014 तक तो अमरीकी पॉलिसियों की वजह से दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, ना सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि वस्ती एशिया में, इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता में, अफ्रीका में अमरीकी पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। लेकिन जैसे जैसे इन खित्तों में जो बसने वाले लोग हैं या इनके ममालिक हैं,
انہیں گریجولی انہوں نے اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کی اور دہشت گردوں کو پھر دھکیلنا شروع کیا. مثال کے طور پر اگر آپ 2020 میں جاری ہونے والی گلوبل ٹیررزم انڈیکس کا جائزہ لیں جو انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے, تو آپ کو 2014 سے 2019 تک دنیا کے مختلف ممالک میں دہشت گردی کے واقعات میں ایک بہت بڑی کمی دیکھنے کو ملے گی. اور یہی صورتحال پاکستان کے ساتھ رہی کہ 2001 سے لے کر 2014 تک ہم نے دیکھا کہ ہمارے شہر, ہمارے قصبے, ہمارے دیہات دہشت گردی کی خوف تلے جی رہے تھے اور آئے روز یہاں دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے. لیکن جیسے ہی پاکستان کے افواج, پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی صلاحیتوں میں, اپنی استعداد کار میں اضافہ کیا, تو 2014 کے بعد ہم نے دہشت گردوں کو بہت نقصان پہنچایا اور آج پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملی ہے. اگر آپ 2014 سے پہلے کی صورتحال کو دیکھیں تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان میں روزانہ کی بنیادوں پر 2 سے 3 بڑے حملے ہوتے تھے, لیکن آج الحمدللہ یہ حملے تقریباً ختم ہو چکے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے, لیکن یہ کہنا میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہوگا کہ دہشت گردی کا جو خطرہ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. دہشت گردی کا خطرہ قائم ہے, لیکن اس نے اپنی شکل تبدیل کر لی ہے. اور وہ کیسے کہ امریکہ نے ایک سو کالڈ نام نہاد اسلامی انتہا پسندی کے خلاف جنگ شروع کی تھی. اب اس سو کالڈ اسلامی انتہا پسندی میں کئی گروپس آتے تھے, جس میں القاعدہ شامل تھی, داعش شامل تھی. القاعدہ اور داعش تو کمزور ہو چکے ہیں, لیکن دائیں بازو کی انتہا پسندی میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے, خاص طور پہ امریکہ میں, یورپ میں, ہندوستان میں. تو اس وقت دنیا کو انتہا پسندی کے ایک نئے رنگ کا سامنا ہے, اور اس کو آپ اتفاق کہیں یا کچھ بھی, کہ دائیں بازو کی انتہا پسندی کے سب سے زیادہ واقعات اس وقت امریکہ میں ہو رہے ہیں یا امریکہ کے حلیف ممالک میں ہو رہے ہیں. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے. دہشت گردی کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے, اور اس دہشت گردی یا انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے زیادہ کردار مسلم ممالک کو ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دائیں بازو کی انتہا پسندی ہے, دہشت گردی ہے, اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ اسلام اور مسلمان ہے. 2019 میں ہم نے دیکھا ہے کہ 250% اضافہ ہوا ہے دائیں بازو کی انتہا پسندی میں, اور بالکل ایسا اس ہی. کا جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ مسلمان تھے ان ممالک میں بسنے والے. اسی طرح سے اگر آپ اپنے پڑوس کا ذکر کریں, بھارت, تو بھارت میں بی جے پی جو کہ ایک دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت ہے, اور یقیناً ان کے آر ایس ایس کے دہشت گردوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, اور یہ وہی آر ایس ایس ہے جو ہندوستان میں 3 دفعہ بین ہوئی ہے دہشت گردی میں انوالومنٹ کی وجہ سے. اب وہی بی جے پی ہندوستان میں 2 دفعہ حکومت بنا چکی ہے, اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی عام ملک نہیں ہے, یہ ایک ارب لوگوں پر مشتمل ملک ہے. تو یہ نئے رجحانات بن رہے ہیں دہشت گردی کے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بازو کی جو انتہا پسندی ہے اس کی عوامی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ابھی پچھلے ماہ امریکہ میں ایک سروے کیا گیا جس میں 40% امریکیوں نے دائیں بازو کی انتہا پسندی کو سم ہاؤ جسٹیفائی کیا. یورپ میں بھی دائیں بازو ٹھیک کی ہے, جو انتہا اس میں پسند اضافہ تنظیمیں ہیں ہوتا وہ اب چلا جا رہا ہے, کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے, بہت زیادہ, جس طرح سے آپ اس سروے کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ڈاکٹر خرم صاحب, اب یہ فرما دیجیے گا, آپ نے خود ذکر کیا کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اب اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز کرنا ہوں گے, کہ اسلامی ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن جیسے ہم بات کر رہے تھے امریکہ کے حوالے سے, امریکہ کے نقصانات کے حوالے سے, امریکہ کے اس جنگ شروع کیے جانے کے حوالے سے, تو اس ریجن کے جو ممالک ہیں سر, کچھ ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے بہت سارے ایکسپرٹس کی جانب سے کہ اسی ریجن کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے امریکہ کو جان بوجھ کر اس جنگ میں بہت عرصے تک الجھائے رکھا. کیا سر اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اور پھر یہ بھی فرما دیجئے گا کہ کیا اب امریکہ کا اس ریجن میں کوئی کردار بچتا ہے, باقی ہے, آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے ہم سر؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ القاعدہ ایک حقیقت تھی, القاعدہ ایک خطرہ تھی, اور اس اچھا. خطرے کا سامنا پاکستان نے بھی کیا. القاعدہ نے نہ صرف 9/11 کا اٹیک کیا بلکہ القاعدہ نے پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے حملے کیے ہیں.
لیکن پچھلے 20 سالوں میں القاعدہ بہت کمزور ہو چکی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں پاکستان کے اداروں کا زیادہ اہم کردار رہا ہے القاعدہ کو ڈسمنٹل کرنے میں پاکستان میں. امریکی پالیسیوں کا جہاں تک تعلق ہے، امریکی پالیسیاں کافی حد تک ناکام ہوئی ہیں. پچھلے 20 سالوں میں امریکہ کی ساکھ کو کافی نقصان پہنچا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں امریکہ کی اپنی پالیسیوں کا عمل دخل ہے. مثال کے طور پر آپ افغانستان میں تو آئے، آپ کا ایک حملہ ہوا تھا 9/11 میں، آپ کو یو این کا مینڈیٹ حاصل تھا، آپ یو این کے مینڈیٹ کے ساتھ افغانستان میں آئے. لیکن 2 سال بعد ہی جب 2003 میں امریکہ اپنے چند اتحادیوں کے ساتھ عراق میں گیا ہے، تو نہ ہی اس کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے انڈورس کیا تھا اور نہ ہی مسلم ممالک کی ایک بہت بڑی تعداد نے. تو عراق کی جو انویژن ہے وہ ایک غیر اخلاقی، غیر قانونی انویژن تھی، اور ان غیر اخلاقی، غیر قانونی انویژنز کا جو سلسلہ ہے وہ عراق تک نہیں رکا. 2003 کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پورے مشرق وسطیٰ کو تہس نہس کر دیا انٹرونشنز یا انویژنز کر کے. اور اس میں جو ہونے والا نقصان تھا مشرق وسطیٰ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی جو ایک سائیکی ہے وہ اس پہ ثبت ہو چکا ہے، کیونکہ 2003 سے آنورڈز لاکھوں کی تعداد میں ان ممالک میں مسلمان شہید ہوئے ان غیر اخلاقی، غیر قانونی انویژنز کی وجہ سے. ہمارے تہذیبی ورثے کو تباہ و برباد کیا گیا امریکہ کی طرف سے. ان سارے اقدامات کی وجہ سے امریکہ کا جو برانڈ تھا وہ بہت متاثر ہوا، اور امریکہ کے بین الاقوامی انفلوئنس میں کمی آئی. اور یہی وجہ ہے کہ جب دوسرے کنٹیسٹنٹس آئے پاور کے، جس میں چین اور روس شامل تھے، تو خاص طور پہ مسلم ممالک نے اس کو خوش آمدید کہا. خاص طور پہ اس خطے میں جو ملک ہیں جس میں پاکستان سر فہرست ہے، ایران ہے، ترکی ہے، یہ چین اور روس کے عروج کو ایک اپرچونٹی کے طور پر اچھا دیکھتے سر، ہیں. وقت اب ہمارے اگر پاس کم چین ہے، اور مختصراً مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے آپ سے اجازت بھی لینی ہے، لیکن خرم صاحب ابھی آپ نے خود ذکر کیا نا رشیا کا، چائنا کا. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو، خاص طور پر افغانستان سے ریلیٹڈ معاملات کو لے کر امریکہ کو بہت سارے اقدامات وہ کرنا پڑ رہے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہ رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ زیادہ ایکٹیو اس وجہ سے ہے کہ بہت ساری جگہوں پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا اس سے آگے نہ نکل جائے. ایسا واقعتاً ہے ڈاکٹر خرم اقبال صاحب؟ جی بالکل. چین اس وقت کئی میدانوں میں امریکہ پر سبقت لے چکا ہے، اور امریکہ کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ چین سے ہے. اور کچھ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس وڈرول کو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر اگر افغانستان میں عدم استحکام رہتا ہے تو اس سے نہ صرف چین کو امریکہ کمزور کر سکتا ہے، بلکہ چین کے جو اتحادی ممالک ہیں اس خطے میں ان کو بھی امریکہ کمزور کر سکتا ہے. تو یہ جو وڈرول ہے افغانستان سے امریکہ کا، یہ ایک گرینڈ اسٹریٹجی کا حصہ ہے امریکہ کی. لیکن اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے ممالک جس میں پاکستان، ایران، ترکی، چین اور روس شامل ہیں، یہ ایک قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ اس خطے کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کا کردار تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. جنوبی ایشیا سے، وسطی ایشیا سے یہ 5 ممالک ہیں جو اپنی تئیں افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ افغانستان کی سٹیبلٹی پر ہی خطے کی ترقی کا دار و مدار ہے. بالکل جی، افغانستان میں امن قائم ہوگا تبھی اس خطے میں امن قائم ہو پائے گا. یہ وہ بات ہے جو پاکستان بھی بہت عرصہ دراز سے کہتا چلا رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے ایفرٹس بھی بہت زیادہ کیے ہیں. ڈاکٹر خرم اقبال صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہی ہے کہ اور کچھ امریکہ نے حاصل کیا ہو یا گنوایا ہو یہ تو اپنی جگہ، لیکن جو برانڈ امریکہ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اس جنگ کے خاتمے سے. بہرحال جی، پروگرام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے آسٹریلیا کے کرکٹ حکام کی، جنہوں نے افغانستان میں طالبان حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عورتوں کی کرکٹ ٹیم پر پابندی نہ لگائی جائے، ورنہ آسٹریلیا اور افغانستان کے مابین ہونے والا ٹیسٹ میچ منسوخ کرنا پڑے گا. ناظرین، آسٹریلیا اور افغانستان کے مابین نومبر میں ایک ٹیسٹ میچ ہونا ہے، لیکن آسٹریلوی کرکٹ حکام کا کہنا ہے کہ اگر افغان خواتین کرکٹ ٹیم پر پابندی لگائی گئی تو افغان ٹیم کی نومبر میں میزبانی بالکل نہیں کی جائے گی. آسٹریلیا کی کرکٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. آسٹریلیا اور افغانستان کے مابین پہلا ٹیسٹ میچ 27 نومبر 2021 کو ہونا ہے، لیکن اب اس کا انعقاد مشکل دکھائی دے رہا ہے. افغانستان کی ٹیم نے 2017 میں
टेस्ट स्टेटस हासिल किया था। अफगानिस्तान की टीम 17 अक्टूबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत भी करना जा रही है। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया ने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, बहुत ज़्यादा उठा दिया है और ये भी कह दिया है कि जी अगर ख़वातीन मैच नहीं खेलेंगी तो फिर हम आपकी जो मर्दों की टीम है, क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के मर्दों की, उससे भी हम कोई मैचेस नहीं खेलेंगे। कितना बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है अफगानिस्तान की जो टीम है, क्रिकेट टीम, उसके लिए कितने मैचेस आइंदा के लिए स्केड्यूल किए गए हैं, कहाँ कहाँ ये मैचेस होने थे और कितना नुकसान है ये वहाँ के खिलाड़ियों के लिए। इस तमाम पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है हमारे स्पोर्ट्स डेस्क के हेड हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर बड़ी गहरी निगाह भी ज़ाहिर रखते हैं क्योंकि उनकी फील्ड ही ये है। नमूद मुस्लिम हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नमूद। नमूद, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? कोशिश करेंगे जी नमूद से हम रब्ता कर सकें। नमूद सुन पा रहे हैं आप मुझे अभी? अच्छा नमूद, ये फरमा दीजिएगा, अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान ने ऐलान तो किया अपनी ख़वातीन की टीम को लेकर, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने मुतालबा ये कर दिया है कि जी अगर ख़वातीन नहीं खेल रही हैं तो फिर हम आपके मर्दों के साथ भी, जो टीम है मर्दों की, उसके साथ भी हम कोई मैचेस नहीं खेल रहे होंगे। कुछ आप बता सकते हैं कि कौन कौन से मैचेस थे स्केड्यूल अफगानिस्तान की जो मेन क्रिकेट टीम है, कितना नुकसान हो सकता है उसके लिए इस फैसले के बाद? जब से अफगानिस्तान को 2017 में टेस्ट स्टेटस मिला था, उसके बाद से अफगानिस्तान की टीम मुख्तलिफ मुल्कों में जाके खेलती रही है और इंटरनेशनल स्टेटस मिलने के बाद एक ज़ाहिर बड़ी बात होती है। अभी तो जी नमूद लाइन ड्रॉप हुई है जी नमूद की, और आगाह हम आपको यही कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो वजीर खेल हैं रिचर्ड कॉलबैक, उन्होंने आलमी क्रिकेट काउंसिल ICC से मुतालबा किया है कि वो तालिबान के इस अमल के खिलाफ कार्रवाई करें क्योंकि ख़वातीन को खेलों से दूर करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन, तालिबान कल्चर कमीशन के नायब सरबराह शाह अहमद उल्ला वासिक का कहना यह है कि हम ख़वातीन को क्रिकेट समेत किसी भी खेल में हिस्सा लेने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तालिबान रहनुमा का कहना ये था कि क्रिकेट और किसी दूसरे खेल में ख़वातीन के पर्दे की हिफाजत नहीं हो सकती है, इसलिए हम ऐसे किसी खेल की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अहमद उल्ला वासिक ने ऑस्ट्रेलियावी नेटवर्क से बातचीत करते हुए ये तमाम बातें कही हैं और इन बातों के बाद हमने रद्द-ए-अमल देखा है जो ऑस्ट्रेलिया से आया है, और इसी रद्द-ए-अमल पर बात करने के लिए नमूद मुस्लिम एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नमूद, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही तो कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या फरमा रहे थे आप इस बारे में? जी आसमा, जो मैं बात कर रहा था वो 2017 में जब से टेस्ट स्टेटस मिला है अफगानिस्तान की टीम को, उसने बहुत सारे मैचेस खेले हैं और आगे भी ज़्यादा उसका शेड्यूल है। सबसे अहम जो चीज़ है जो UAE में होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप, उसमें अफगानिस्तान की टीम जो है वो शिरकत करना है उसमें। ये एक बहुत बड़ा एक है, लेकिन इससे पहले के ये तो बात की बात है, लेकिन जो 27 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के माबैन पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है, तो जाहिर है कि उसका भी इनेकाद जो है वो मुश्किल हो सकता है। और इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ ये है कि जो खासतौर पर अफगानिस्तान की टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम होती जा रही थी, और आगे उसके जो मुकाबले थे, खासतौर पर जब एक मौका ऐसा भी आया था कि उसने बड़ी बड़ी टीमों को आखिरी वक्त तक उन्होंने टफ टाइम दिया था। और जाहिर है कि जो खिलाड़ी हैं उनकी जो प्रैक्टिस थी, उनका जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल रहा है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर खुदा न खास्ता इससे कोई ऐसा कोई होता है तो यकीनी तौर पर एक क्रिकेट जो ICC है वो क्रिकेट नेशन से महरूम हो सकती है। जी ठीक है जी, बड़ा नुकसान हो सकता है यकीनी तौर पर, और एक जो अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती थी अफगानिस्तान के प्लेयर्स में भी, ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो असल में क्रिकेट ही का नुकसान है। बहरहाल नमूद मुस्लिम, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं बर-ए-आज़म अफ्रीका के दूसरे बड़े और गुंजान आबाद मुल्क इथियोपिया की। गुज़श्ता 8 महीनों से यहाँ वफाकी हुकूमत और टिग्रे मलेशिया के दस्तों के माबैन शदीद लड़ाई का सिलसिला जारी है, और इसी वजह से हज़ारों लोग यहाँ मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर होकर दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं। ये लड़ाई क्यों जारी है, क्यों लोगों को यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, ये सारी डिटेल्स हमारे पास एक रिपोर्ट में है, आपसे शेयर करें। इथियोपिया के अम्हारा रीजन में टिग्रे के बागियों ने एक देहात पर हमले के दौरान 120 शहरियों को कत्ल कर दिया है। हलाक होने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक टेबाट कस्बे से था और ये लोग ज़राअत के पेशे से मुंसलिक थे। उन्हें 2 दिनों के दौरान बागियों ने अपने जुल्म का निशाना बनाया है। मुतासरा गांव के एक रिहायशी वो बेटों का कहना है
کہ गांव से फौज के जाने पर दहशतगर्द हमारे गांव में दाखिल हुए और हमारे रिश्तेदारों का कत्लेआम शुरू कर दिया। जब तक हमें इत्तला मौसूल हुई वो हमारे बहुत से रिश्तेदारों को कत्ल कर चुके थे। उन्होंने कहा इन दहशतगर्दों ने हमारे लोगों को ऐसे ज़िबा किया जैसे वो नए साल की खुशी में किसी भेड़ को ज़िबा कर रहे हों। इन कातलों ने दूध पिलाती माओं, बच्चों और बूढ़ों में से किसी को भी नहीं छोड़ा। ओबीटू का कहना था कि हमने 5 दिन तक इनका मुकाबला किया है। जब हमने जवाबी हमले शुरू किए तो उन्होंने रास्ते में मिलने वाले हर शख्स को कत्ल करना शुरू कर दिया। यहाँ हर घर से 2, 3, 4 लोग मारे जा चुके हैं। वो हमारे लोगों को पहले बांधते थे फिर कत्ल कर देते थे। आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक टबाट कस्बे के मकामी एडमिनिस्ट्रेटर स्यूनिट का कहना है कि अभी तक 120 लाशें बरामद हुई हैं, जिनमें से अक्सरियत मासूम किसान हैं, लेकिन खदशा है कि अमवात की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी तक बहुत से लोग लापता हैं। गुंडार शहर की तर्जमान का कहना है कि मैंने मुतासरा गांव का दौरा किया है। यहाँ हलाक होने वालों में बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे शामिल थे। उन्होंने कहा यह कत्ले आम टिग्रे के बागियों की तरफ से किया गया है, ताहम अब ये इलाका इथोपिया के फौज की कंट्रोल में है। टिग्रे के बागियों की तरफ से अपने एक बयान में कहा गया है कि इस कत्ले आम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम इथोपिया की हुकूमत का कहना है कि कत्ले आम इन बागियों की तरफ से किया गया है। टिग्रे मलेशिया के हामियों की कुल तादाद 50 लाख है और ये इथोपिया में तीसरी बड़ी कम्युनिटी है। 1970 से ये लोग इथोपिया में फौजी इक्तदार से बरसरे पैकार हैं। हालिया 8 महीनों से जारी खलफशार के बायस हजारों लोग मारे गए हैं, जबकि 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और दूसरे करीबी ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं। तशद्दुद जारी है, तस्लीम नहीं किया जा रहा है टिग्रे बागियों की जानिब से कि किसानों का ये कत्लेआम जिस बेईमाना तरीके से किया गया है ये उन्होंने किया है। बहरहाल जी सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदतर होती जा रही है। हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग यहाँ से हिजरत कर रहे हैं, लेकिन एथोपिया की हुकूमत जो है वो इस पर कंट्रोल पाती दिखाई नहीं दे रही है। एक और चीज़, एक और बड़ा वाक़या जो मैक्सिको में हुआ है, जहाँ से बहुत सारे मनाजिर आपने देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ये मनाजिर दिखाते हैं। ये मनाजिर है मैक्सिको में आने वाले ज़लज़ले के, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.0 रिकॉर्ड की गई है। मैक्सिको के सदर का इस बारे में कहना है कि सूरत हाल ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ताहम 100 से ज़्यादा आने वाले आफ्टर शॉक्स की वजह से लोग ज़्यादा घबराए हुए हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में खुले आसमान तले सो रहे हैं। लोग अपने घरों को वापस नहीं जा रहे हैं, इतने खौफजदा हैं। आखिर ऐसा क्या था इस ज़लज़ले में, कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। मैक्सिको के जनूब मशरकी इलाके में आने वाले ज़लज़ले से एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.0 थी। इसका मरकज सियाहती मकामात अक्का पलकू के पास था। ज़लज़ले की शिद्दत से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और मैक्सिको की मुल्हिका दीगर रियासतों में 16 लाख शहरी बिजली की सहूलत से महरूम हो गए हैं। मैक्सिको के सदर मैनुअल लुपिस ने ज़लज़ले के बाद कौम से खिताब करते हुए कहा है कि खुशकिस्मती से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैंने रियासतों के गवर्नर से बात की और कहीं भी खतरनाक सूरत हाल नहीं है। ज़लज़ले के शदीद झटकों से पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गए हैं और दरख्त जमीन बोस हो गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि ज़लज़ले के मरकज से 375 किलोमीटर दूर मैक्सिको शहर के दरो दीवार कांप उठे। ज़लज़ले का पहला शिकार होने वाले शख्स की मौत बिजली का खंभा गिरने से हुई है। ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही लोग खौफ के मारे घरों से और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के नतीजे में बरकी निज़ाम मुतासर होने से और बारिश के सबब लोगों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा। ज़लज़ले के बाद जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो चुकी है। मैक्सिको के शहरियों का कहना है कि वो ज़लज़लों के हवाले से हमेशा तैयार रहते हैं, ताहम उनकी अक्सरियत खौफ में मुब्तला है। शदीद ज़लज़ले के बाद यहाँ तकरीबन 100 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं, जिनमें से एक की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। आफ्टर शॉक्स के खौफ से लोग अपने घरों के बजाय कारों और गाड़ियों में सोने पर मजबूर हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इब्तिदा में ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई, जो बाद में 7.0 हो गई। इस ज़लज़ले की वजह से सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई और अमेरिकी सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक ऐसे किसी खतरे की तवक्को नहीं है।
میکسیکو میں آنے والے اس زلزلے سے کہا جا رہا ہے کیونکہ بہت بڑا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. ایک اور ایسی چیز جس سے لوگ خوفزدہ بھی ہیں اور اس نے نقصان بھی بہت زیادہ پہنچایا ہے وہ ہے کووڈ-19 کرونا وائرس. آپ کو بتائیں کہ کیوبا نے دسمبر 2021 تک اپنی آبادی کے 90% حصے کو ویکسین لگانے کا ہدف حاصل کرنا ہے. اور اس کے لیے اب ہوا کیا ہے کہ یہاں جو چھوٹے بچے موجود ہیں ان کو بھی ویکسین لگانا شروع کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ اس مہم میں 2 سال سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں کو بھی ویکسین لگائی جائے گی، جبکہ دوسری جانب پیرو میں حکومت نے اسکولوں کو کھولنے کے لیے اساتذہ کو ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا ہے. کیوبا میں آیا والدین تیار ہیں یہ ویکسین اپنے بچوں کو لگانے کے لیے یا نہیں، اسی بارے میں ہمارے پاس رپورٹ ہے، آپ کو دکھائیں گے. کیوبا کی حکومت نے اپنی عوام کو کرونا وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے چھوٹے بچوں کو بھی ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ اس سال کے آخر تک اپنی آبادی کے 90% حصے کو ویکسین لگانے کا ہدف حاصل کیا جا سکے. ویکسینیشن کی اس مہم میں 2 سال سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں کو بھی ویکسین کی خوراکیں دی جا رہی ہیں. کیوبا میں بچوں کو مقامی سطح پر بنائی گئی ویکسین سوبرانا 2 کی خوراکیں لگائی جا رہی ہیں. بچوں کو ویکسین لگانے کا عمل رواں ہفتے شروع کیا گیا ہے. فنلی انسٹیٹیوٹ نے بچوں کے لیے ویکسین تیار کی ہے کیونکہ اسے یہی کام سونپا گیا تھا اور یہ ادارہ اسی کام کے لیے مختص ہے. انہوں نے کہا یہ ویکسین بچوں کے لیے محفوظ اور مناسب ہے، جبکہ دوسری ویکسینز کے حوالے سے ہمیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ بچوں کو زیادہ متاثر نہ کرے، اس لیے ہم نے اس ویکسین کی تیاری کے لیے بہت تیزی سے کام مکمل کیا ہے. بنکومو کا کہنا تھا کہ اس ویکسین کے ہوانا میں پہلے اور دوسرے مرحلے کے ٹرائلز کے بعد اسے بچوں کو لگانے کی اجازت دی گئی ہے. ہوانا پولی کلینک میں تدریسی اور تحقیقی شعبے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اس ویکسین کو مکمل محفوظ ہونے کی تسلی کے بعد بچوں کو لگایا جا رہا ہے اور اب سکول جانے والے بچے دوسری خوراک لینے کے 14 دن بعد سکول جا سکیں گے. انہوں نے کہا یہ حکومت کا عزم ہے کہ بچوں کو وبا کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے، جس کے لیے حکومت نے یہاں بچوں میں ویکسینیشن کا عمل شروع کروایا ہے جسے حکومت کی سیاسی بصیرت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. کیوبا میں ایک ہفتے پہلے تک یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 6,500 سے 7,000 کے درمیان تھی اور ہر روز 70 سے 80 افراد وبا کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے تھے. اب یہاں مریضوں کی تعداد میں واضح کمی ہوئی ہے، لیکن کیوبا ابھی تک بھی 1 لاکھ کی آبادی میں سب سے زیادہ افراد متاثر ہونے والا ملک ہے. کیوبا کی حکومت نے ہدف طے کر رکھا ہے کہ اس سال کے آخر تک 90% آبادی کو ویکسینیشن مکمل کرنی ہے. اس وقت یہاں 35 لاکھ افراد کو ویکسین کی 2 خوراکیں اور 1 کروڑ 13 لاکھ لوگوں کو ویکسین کی 1 خوراک دی گئی ہے. دوسری طرف جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں سکول کے اساتذہ کو ویکسین لگانے کا عمل شروع کیا گیا ہے تاکہ آنے والے مہینوں میں سکول کھولے جا سکیں. پیرو کی صدر نے ویکسینیشن کی مہم میں شریک ہوتے ہوئے کہا ہے کہ سکولوں کے اساتذہ اور انتظامی عملے کی مکمل ویکسینیشن کے بعد ملک بھر میں سکول کھول دیے جائیں گے. پیرو کی صدر کے مطابق یہاں دیہی علاقوں کے 60% اساتذہ کو ویکسینیشن کی دونوں خوراکیں دی جا چکی ہیں. وزارت تعلیم اگلے 2 مہینوں میں ملک بھر کے 1,77,296 اساتذہ کو ویکسینیشن کا عمل مکمل کرے گی. اب تک پیرو کی 25% آبادی کو ویکسین دی گئی ہے. یہاں وبا سے 21 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 1,98,000 سے زائد افراد وبا کی بھینٹ چڑھ کر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. افسوسناک خبر شامل کریں گے جی. اب ہم روس کے وزیر برائے ایمرجنسیز یفگینی زینچیف کے بارے میں جو آرکٹک میں شہری دفاع کی مشق کے دوران حادثہ پیش آنے پر چل بسے. روسی وزیر کے دفتر کا کہنا ہے کہ حادثہ ایک دوسرے شخص کی جان بچاتے ہوئے پیش آیا. کس طرح سے یہ حادثہ پیش آیا، کس طرح سے مشقیں جاری تھیں، اس دوران ہوا کیا، تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے. روس کے وزیر برائے ایمرجنسیز یا ہنگامی صورتحال یفگینی زینیچیف شہری دفاع کی ایک مشق کے دوران حادثہ پیش آنے سے لقمہ اجل بن گئے ہیں. 55 سالہ زینیچیف 2018 سے وزیر برائے ہنگامی حالات کا قلمدان سنبھالے ہوئے تھے. ان کے دفتر کے مطابق انہیں یہ حادثہ ایک دوسرے شخص کی جان بچاتے ہوئے پیش آیا. روسی ٹیلی ویژن کی ایڈیٹر ان چیف مارگریٹا سائمن-یون کا کہنا ہے کہ زینیچیف اپنے کیمرہ مین کے ساتھ ایک چٹان پر کھڑے تھے جہاں سے کیمرہ مین پاؤں پھسلنے کے سبب پانی میں گر گیا. زینیچیف نے اس کی جان بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی اور ایک پتھر سے ٹکرانے کے نتیجے میں جان کی بازی ہار گئے. اس حادثے میں 63 سالہ کیمرہ مین الیگزینڈر بھی ہلاک ہو گئے. شہری دفاع کی مشقوں کا انعقاد وزارت برائے ہنگامی حالات کی طرف سے آرکٹک میں کیا گیا تھا اور جان کی بازی ہارنے والے وزیر زینیچیف ان مشقوں کی نگرانی کر رہے تھے.
वजीर एमरजेंसी बनने से पहले ज़ैनीचिफ ने फेडरल सिक्योरिटी सर्विस में बतौर नायब डायरेक्टर के तौर पर फराइज सर अंजाम दिए और कुछ वक्त के लिए कैलिन ग्रांट के गवर्नर के तौर पर काम किया। रूसी मीडिया के मुताबिक ज़ैनीचिफ रूसी सदर पुतिन के मुहाफिज और पर्सनल स्टाफ में रहे हैं। क्रेमलिन की तर्जमान का कहना है कि रूसी सदर ने ज़ैनीचिफ की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। और रुक कर रहे हैं हम एंटार्क्टिका यानी बर्फपोश बरआज़म का, जहां की दुनिया भर के लोग सिर्फ तस्वीर ही देख पाया करते थे, लेकिन अब 3 बहरी जहाज़ों को एंटार्क्टिका जाने की इजाज़त मिल गई है। तफसीलात बताती हैं कि सिल्वर सी नामी एक कंपनी है जिसने चिली हुकूमत के साथ अपने 3 जहाज़ एंटार्क्टिका भेजने का मुआहदा किया है, जो चिली की बंदरगाह से रवाना होंगे। ये मुआहदा साल 2021-22 के लिए तय पाया है। नाज़रीन, सिल्वर क्लाउड और सिल्वर वेंट नामी एंटार्क्टिका से ये जहाज़ जो हैं ये रवाना हुआ करेंगे, जबकि तीसरा जहाज़ सिल्वर एक्सप्लोर अपने मुकर्ररा वक्त यानी नवंबर 2021 से चिली की बंदरगाह से एंटार्क्टिका के लिए रवाना होगा। सिल्वर सी के सीईओ ने इस बारे में मीडिया से बात की है। बताया उन्होंने ये है कि ये मुआहदा एंटार्क्टिका में सयाहों को नाकाबिले फरामोश तजुर्बात और सयाहत से महजूज करवाने के मकसद के लिए बनाया गया है, जिसमें चिली की हुकूमत भी मुआविन रहेगी। नाज़रीन, इस सयाहती सफ़र के दौरान सयाहत के शौकीन लोगों के लिए 10 दिन, 20 दिन और 1 माह के सयाहती प्रोग्राम्स तश्कील दिए गए हैं। इस पैकेज में हवाई सफ़र और एंटार्क्टिका के फ़ज़ाई नज़ारे भी शामिल होंगे। आपको बताएं कि दुनिया का वाहिद मकाम है जहां से मुकम्मल सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। इसलिए इस सयाहती सफ़र पर रवाना होने वाले 4 दिसंबर 2021 को होने वाले सूरज ग्रहण से मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। जो लोग यहाँ पर जाएंगे वो किस तरह से महसूस हो रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ इसी प्रोग्राम के ज़रिए इस बारे में यकीनन आपको आगाह करता रहेगा। दीगर खबरों से भी आपको बाखबर रखेंगे। कल रात ठीक 11:10 पर आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।